हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। या हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास अनेक आवेश मौजूद हों तो उनके मध्य टोटल बल कितना प्राप्त होगा, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल प्राप्त होगा, वही ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में। या जिसे हम कह सकते हैं विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत या कूलॉम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश मौजूद हों जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तब उनके मध्य जो बल लगता है वो बल लगता है कूलॉम के नियमानुसार। क्लियर है। अब यदि यहाँ पर कोई तीसरा आवेश रख दिया जाता है, तब उस आवेश की वजह से इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलॉम का जो नियम होता है वह द्विआवेशित अंतःक्रिया होती है। तथा अब यदि किसी अन्य आवेश को और रख दिया जाता है तो उसकी वजह से इनके मध्य आपस में लगने वाले बलों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम किसी एक आवेश को टारगेट कर लेते हैं कि इस आवेश पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करेंगे पहले Q1 के कारण इस पर वैद्युत बल, फिर दूसरे आवेश के कारण वैद्युत बल, तीसरे आवेश के कारण वैद्युत बल। इसी प्रकार से जितने भी आवेश उस निकाय में मौजूद हैं उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत बल हम ज्ञात करेंगे, और फिर उन सभी का अगर हम सदिश योग कर देते हैं तो फिर हम इस आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि इस आवेश पर हम टोटल बल ज्ञात करें, इसी प्रकार से हम इस आवेश पर इन सभी आवेशों की वजह से परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इस आवेश पर अगर हम बल ज्ञात करना चाहते हैं तो इन सभी आवेशों की वजह से बल प्राप्त होगा। यदि हम कोई एक निश्चित आवेश मान लेते हैं तो उस निश्चित आवेश पर अलग अलग सभी आवेशों की वजह से जो अलग अलग विद्युत बल प्राप्त होगा, उन सब का जो सदिश योग होता है वही कहलाता है परिणामी बल, या ये जो तरीका हमने अपनाया है उसे कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ लेते हैं इसको अब एक डायग्राम के द्वारा जो है आपके सामने। यहां पर हमारे पास एक आवेशों का निकाय है और इस आवेशों के निकाय में n आवेश मौजूद हैं। माना कि निर्वात में n स्थिर बिंदु आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट Qn आवेश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश डॉट डॉट Qn आवेश हैं। और इन सभी आवेशों का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में R4 वेक्टर। इसी प्रकार से Qn आवेश का स्थिति सदिश हो जाएगा Rn वेक्टर। इन सभी आवेशों की स्थितियों का हमने कर दिया है निर्धारण। क्लियर है प्यारे दोस्तों। अब हमें ज्ञात करना है किसी एक आवेश पर परिणामी बल। तो Q1 आवेश को हमने निश्चित किया है, तो Q1 आवेश पर पहले बल हम ज्ञात करेंगे Q2 के कारण। क्लियर है। फिर ज्ञात करेंगे Q3 के कारण, फिर ज्ञात करेंगे Q4 के कारण, और फिर ज्ञात करेंगे Qn आवेश के कारण। जब एक एक आवेश लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो आवेश हो गए, Q2 Q1, Q3 Q1, Q4 Q1, इसी प्रकार से Qn Q1। दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ पर हमारे पास Q2 से Q1 की वजह से बल लगेगा और वो हो जाएगा F12, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो डायरेक्शन होगी बल की इसके इस तरफ। इसी प्रकार से Q3 आवेश की वजह से जो बल लगेगा वो हो जाएगा F13 वेक्टर। Q4 की वजह से जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन F14 वेक्टर। इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, यानी F1n वेक्टर। यहाँ पर ये हो गया इनका विस्थापन सदिश, या हम ज्ञात करेंगे बीच की दूरी, तो इसका ले लेंगे हम मॉडुलस, और दिशा हो गई Q2 से Q1 की ओर। तो हमारे पास अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि Q1 आवेश पर जो परिणामी बल आएगा वह परिणामी बल इन अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत बल लगेगा उनका क्या होगा, सदिश योग होगा।
तो यही है अध्यारोपण का सिद्धांत जो आपके सामने है। इसके अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर यानी Q1 पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, इन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल जो होगा उस आवेश पर यानी Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग वैद्युत बलों का सदिश योग होता है। क्योंकि बल यहाँ पर जो है वो सदिश राशि है, इसलिए हम लेंगे इनका सदिश योग। अगर ये सदिश राशियों का कैलकुलेशन होता तो वहां पर लेते हम बीजगणितीय योग। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो आपको क्या समझ में आया कि किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान जो होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग विद्युत बलों के सदिशों के क्या होता है, बराबर होता है। समझ लेते हैं इसके डेरिवेशन को। और करना क्या है, हमें किसी एक आवेश की वजह से बल ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से, दूसरे आवेश की वजह से बल ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। इसी प्रकार से सभी अलग अलग आवेशों के कारण Q1 पर बल ज्ञात करते जाएंगे कूलाम के नियम से। उन सब का कर देंगे हम सदिश योग और निकालते हैं इसका फाइनल मान कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण वैद्युत बल। हमें Q1 को फिक्स किया है, आप कोई से भी आवेश को फिक्स कर सकते हैं और उसके ऊपर बल ज्ञात कर सकते हैं। आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण वैद्युत बल, तो कूलाम के नियम का करेंगे हम उपयोग। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R12। यहाँ पर वेक्टर था इसलिए हम इसका ले लेंगे मॉडुलस। तो हमारे पास में क्या आएगा, R12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और F12 वेक्टर की डायरेक्शन होगी R12 कैप की डायरेक्शन में, और वो है Q2 से Q1 की ओर। जहाँ R12 कैप जो है वो सदिश R12 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। ये बल हो गया हमारे पास Q1 आवेश पर Q2 के कारण। इसी प्रकार से Q1 आवेश पर ज्ञात करेंगे Q3 के कारण, Q4 के कारण, जो आपके सामने है कि हमारे पास Q3 आवेश की वजह से Q1 आवेश पर, तो F13 यानी 1 को वहीं पर रहने देना है और 2 को हटा देना है, उसकी जगह 3 लगाना है, फिर 3 को हटाना है, उसकी जगह 4 लगाना है। 1 सेम ही रहेगा क्योंकि 1 के ऊपर तो हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। तो F13 वेक्टर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन R13 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर और R13 कैप। यहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी ये जो प्रक्रिया है वो निर्वात में है। अगर माध्यम यूज किया जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन। नेक्स्ट बढ़ते हैं F14। हमारे पास 3 को हटा दिया, उसकी जगह 4 लगा दिया। इसके अलावा यदि कोई अन्य आवेश है जैसे Q5 Q6 Q7 तो हम यहाँ पर 1 को रखेंगे, नेक्स्ट वालों को चेंज करते जाएंगे, आपके पास बल प्राप्त हो जाएगा। माना कि हमारे पास nवा आवेश है तो F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Qn R1n वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R1n कैप। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि इन सभी का हमें टोटल करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा अब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 आवेश पर परिणामी बल। यहाँ पर Q1 को हमने फिक्स किया था, बार बार आपको यही कहा जा रहा है। अगर आप Q2 आवेश पर बल ज्ञात करना चाहते हैं तो फिर आपके पास Q2 आ जाएगा, बाकी आपके पास चेंज हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। हमारे पास में आ जाएगा F1 वेक्टर बराबर F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn वेक्टर। जो समीकरण अभी आपने ज्ञात किए हैं उन सबको कर दीजिए आप यहाँ पर पुट। तो हमारे पास F12 का मान ये वाला ऐसे कैसे हो गया समीकरण नंबर 1 से, F13 का मान ये वाला रहा, F14 का मान ये रहा और F1n का मान ये रहा। प्यारे दोस्तों इस समीकरण में आपको Q1 कॉमन आ रहा है, तो Q1 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट भी कॉमन है, वो भी हमने कॉमन ले लिया। बच गया अंदर क्या, Q2 R12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R12 कैप। आप यहाँ पर 12 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर नहीं लगाकर R12 स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो दूरी का वर्ग है। नेक्स्ट हमारे पास में Q3 बचा R13 वेक्टर मॉडुलस R13 कैप। इसी प्रकार से 1 बाहर और 1/4 पाई बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास शेष बचेगा Q4 वाला मान, यहाँ पर बचेगा Qn वाला मान। क्लियर है प्यारे दोस्तों? अब ले लेते हैं हम इसका सिग्मा। तो सिग्मा जब भी आपको लेना है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास सिग्मा के अंदर जो राशि चेंज हो रही है वो सिग्मा के अंदर आती है, और जो राशि चेंज नहीं होती है वो आ जाती है सिग्मा के बाहर या समाकलन के बाहर, हम जानते हैं। तो हमारे पास Q1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर होगा, यहाँ पर हमने यूज किया सिग्मा का। सिग्मा का मतलब होता है योगफल। तो अब हमारे पास सिग्मा में आ जाएगा Q, क्योंकि यहाँ पर देखिए Q चेंज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर Q को रख दिया है।
नीचे देखिए R12, R13, R14, R1n यानी सभी दूरियां भी चेंज हो रही हैं, इसलिए इसको यहाँ पर रख दिया है। R12 कैप, R13 कैप, R14 कैप यानी ये डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, इसलिए इसको भी हमने अंदर रखा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो पद चेंज हो रहा है उसकी जगह हम आई यूज करते हैं। आई का मतलब है कि कोई आईवें नंबर का कोई आवेश होगा, यानी 5वें नंबर का, 6ठे नंबर का, दूसरे नंबर का, इसलिए हम यहाँ पर आई यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर आई का यूज करना है। यहाँ पर आर के साथ देखिए 1 2 1 3 1 4 1 n, यानी 1 चेंज नहीं हो रहा तो 1 को ऐसे कैसे रख दिया। 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पर आई लगा दीजिए। इसी प्रकार से कैप वाले पद में देखिए R1 आई कैप, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला जो पॉइंट है वो आपकी चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आई लगाया। बाकी आपकी सेम है, कैप लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। आप यहाँ पर देखिए कि आपकी स्टार्टिंग जो आई का मान आपने यूज किया वो कम से कम कितना स्टार्ट हो रहा है, 2 से। लास्ट कहाँ पर जा रहा है, एन पर। ये हो गई हमारे पास 2 नंबर जो है वो इसकी प्रारंभिक सीमा हो जाएगी। आई बराबर 2 से स्टार्ट है और आई का जो मान है यानी लास्ट हम कितना यूज कर सकते हैं, एन यूज कर सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास में अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 वेक्टर का मान प्राप्त हो जाता है, या Q1 आवेश पर लगने वाले टोटल बल का मान हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। माना कि हमारे पास में बल लगाने वाले कोई 3 आवेश हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 2 3 4। 2 3 4 बल लगाने वाले 3 है। यहाँ पर Q1 तो जो है वो निश्चित हो चुका है, इसके ऊपर बल लगेगा। समीकरण नंबर 5 जो है वो हमारे पास इस पॉइंट का लास्ट समीकरण आ जाता है, आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके अन्य रूप अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके अनुसार ये है कि सदिशों के निरूपण में हम जान चुके हैं कि R21 वेक्टर या R1 वेक्टर, उसका मान हम जानते हैं कि पहले वाला मान है तो उस पहले वाले सदिश में से सेकंड जो मान है उसको घटा देते हैं, तो उसका एक नया रूप हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एकांक सदिश की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। तो यहाँ पर कैप की जगह हमने यूज कर लिया वेक्टर, और एक परिमाण नीचे बढ़ जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर पावर 3। अब आप यहाँ पर सदिश का रूप जो है वो हम जानते हैं, हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। R1i वेक्टर को हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। इसी प्रकार से मॉडुलस के अंदर वाली राशि को भी हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, और पावर कितनी हो गई 3। ये हमारे पास इसके 2 अन्य रूप और बन जाते हैं। बाकी आपका टॉपिक जो है वो 5 नंबर की इक्वेशन तक कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में आज का टॉपिक कंप्लीट, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अनुसार हमने जाना कि किसी एक आवेश पर कुल विद्युत बल का जो मान होता है वह हम ज्ञात कर सकते हैं अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों का सदुपयोग करके। साधारण सा टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। हमारे पास सिर्फ यही करना था कि कूलाम का नियम जो है वो 2 आवेशों के बीच की अंतःक्रिया होती है, तो एक एक आवेश की वजह से कितना बल लग रहा था उन सब का आप सदुपयोग कर दीजिए, तो आपको टोटल बल प्राप्त हो जाएगा किसी एक आवेश पर। हमने यहाँ पर Q1 को स्थिर किया है, तो Q1 पे आपने मान निकाला। अगर आप Q2 को फिक्स करते हो तो Q2 के ऊपर आपको पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। नोट कर लीजिए आप इसको, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में हम हल करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक, कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में। और यदि आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है प्यारे दोस्तों, तो अन्य दोस्तों को भी आप सेंड कर दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक क्लियर हो सके। और यदि क्लियर होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।